नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एपीएन पर। आप देख रहे हैं देश की बात और मैं हूं राजश्री आपके साथ। आज देश की बात में हम शुरुआत करेंगे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के विदाई भाषण से। अपने कार्यकाल के आखिरी संबोधन में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश की जनता को किन शब्दों में धन्यवाद किया है, लोकतंत्र की कौन सी खूबियां गिनाई हैं और देश के सांस्कृतिक विविधता पर किस तरह से जोर दिया है, ये सब कुछ आज हम जानेंगे। और ऐसे में वर्तमान हिंसा आपसी भरोसे को कैसे खत्म कर रही है, इसको लेकर किस तरह से चिंतित दिखे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, ये भी हम आपको बताएंगे। आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अंतिम कार्य दिन था। प्रणब दा का नया ठिकाना कौन सा बनेगा? 10 राजाजी मार्ग, जहां उन्हें काफ़ी सुविधाएं मिलती रहेंगी, किस तरह की सुविधाएं होंगी? 10 राजाजी मार्ग को किस तरह से सजाया जाएगा? और प्रणब दा राष्ट्रपति भवन के अंदर क्या क्या छोड़कर जाएंगे और राष्ट्रपति भवन से क्या क्या लेकर जाएंगे, इस पर हम नज़र डालेंगे। और साथ ही बात करेंगे लोकसभा की, जहां आज का दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। जब मीनाक्षी लेखी ने बोफोर्स तोप का मसला उठाया तो कांग्रेस के सांसदों ने क्यों कागज फेंकने की कार्रवाई शुरू कर दी, गोरक्षा का मसला उठाया और उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष को कैसी कार्रवाई करनी पड़ी, इस पर भी हम आपको पूरी जानकारी देंगे। उधर विपक्ष ने इराक में लापता 39 भारतीयों की बात उठाई और विदेश मंत्री सुषमा स्वराज पर निशाना साधा। और इसी बीच खबर ये भी है कि सुषमा स्वराज के खिलाफ एक अदालत में याचिका भी डाल दी गई है, उनकी शिकायत की गई है मुजफ्फरपुर के। क्या शिकायत है ये और क्यों याचिकाकर्ता ने ये कहा है कि सुषमा स्वराज झूठ बोल रही हैं, ये सब कुछ हम आपको समझाएंगे आज। और साथ ही बताएंगे कि स्पीकर सुमित्रा महाजन को कांग्रेस के 6 सांसदों को 5 दिन के लिए जो निलंबित करना पड़ा है, उस कार्रवाई का कितना असर पड़ेगा कांग्रेस पर। बिहार की राजनीति की भी हम बात करेंगे और तेजस्वी यादव के इस्तीफे के अलावा कौन सा एक नया मामला है जो आरजेडी और बीजेपी के बीच विवाद की जड़ बन सकता है, ये हम आपको बताएंगे। उधर पूरे देश में बाढ़ अपना प्रलय रूप लेता जा रहा है। असम, यूपी, बिहार, उड़ीसा के बाद अब देश के पश्चिमी राज्यों में भी बीते 2 दिनों से बारिश के चलते हालात बेहद खराब हो गए हैं। गुजरात में बारिश और बाढ़ से अब तक 72 लोगों की मौत की खबर है। उधर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने एयरफोर्स, सेना और एनडीआरएफ के साथ आपात बैठक भी की है। तो हम बाढ़ का पूरा हाल आपके सामने रखेंगे और इससे हुए नुकसान और क्यों इस तरह की विपदा हमें बार बार झेलनी पड़ती है, क्या हम इसके लिए तैयार नहीं हैं, इसका भी विश्लेषण हम आपके साथ करेंगे। उधर जेएनयू के वीसी जगदीश कुमार ने छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए कौन सा नया उपाय ढूंढा है और इस उपाय को किस तरह से लिया जाए, क्या समझा जाए कि अब जेएनयू के अंदर का परिवेश बदल रहा है, क्या समझा जाए कि वीसी ने अपनी सीमा से आगे बढ़कर बात की है, ये सब कुछ हम आज इस कार्यक्रम में आपको दिखाएंगे, इसका विश्लेषण भी करेंगे। अदालत की खबरों पर भी हमारी नजर होगी। नोएडा के निठारी कांड में अभियुक्त मनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई है। अब इसके बाद क्या होगा, ये हम आपको बताएंगे। उधर एनआईए ने कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी के साथ प्रदर्शन और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कथित तौर पर पाकिस्तान से रकम लेने के मामले में 7 कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को अब गिरफ्तार कर लिया है और इससे अलगाववादी विचारधारा की कमर जरूर टूट गई है। उधर एक और अलगाववादी नेता यासिन मलिक समेत कुछ और लोगों के खिलाफ जांच करने और उन पर मुकदमे चलाने की एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज भी कर दिया है। आपको हम हाल बीसीसीआई का भी बताएंगे। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और पूर्व सचिव निरंजन शाह को कैसे लगा है कोर्ट से झटका, ये भी दिखाएंगे। और ये भी बताएंगे कि डोकलाम मुद्दे पर किस तरह से चीन की गीदड़ भभकी जारी है। चीन बार बार क्यों कह रहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे और हम अपनी सेना बढ़ा रहे हैं, क्या इसके पीछे चीन का डर है, चीन का व्यापार कहीं कम न हो जाए इसका डर है, या चीन किसी बड़ी साजिश को रच रहा है, ये सब कुछ आपके सामने आज देश की बात में होगा। और देश की बात में आज हम बात करेंगे इतिहास की भी, और आज एक ऐसे अभिनेता की बात करेंगे जो कभी भी सीमा पर लड़ने तो नहीं गया, लेकिन उसकी फिल्मों ने हमेशा आम जवानों पर, भारतीय जवानों में और भारत के लोगों में जोश व खरोश भरता रहा।
और इसीलिए शायद उन्हें भारत कुमार तक कहा गया। तो आज याद करेंगे मनोज कुमार को उनके ही जन्मदिन पे। तो चलिए शुरू करते हैं देश की बात के इस नए सफर को। बतौर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने देश के नाम आज अपना आखिरी संबोधन दिया। देश के 13वें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का कार्यकाल खत्म हो रहा है। प्रणब मुखर्जी ने 25 जुलाई 2012 को भारत के 13वें राष्ट्रपति के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली थी। 81 साल के प्रणवदा राष्ट्रपति बनने से पहले भी कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। वो देश के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और वित्त मंत्री समेत कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। एक वक्त तो ऐसा आया था जिसे लगता था कि प्रणब मुखर्जी स्वयं प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर भी अपने बेहद लंबे राजनीतिक सफर के दौरान प्रणवदा 5 बार राज्यसभा के सांसद रहे, 2 बार लोकसभा के सांसद चुने गए और आज जब देश के नाम अपने आखिरी संबोधन को वो कर रहे थे, उसी दौरान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा कि हमारी सांस्कृतिक विविधता हमको खास बनाती है और इसे बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। प्रणवदा ने कहा कि समाज को हिंसा से मुक्त होना चाहिए। केवल अहिंसक समाज ही सभी की सुरक्षा और लोकतंत्र को सुरक्षित कर सकता है। There are divergent strands in public discourse. We may argue, we may agree, or we may not agree. But we cannot deny the essential prevalence of multiplicity of opinion. Otherwise, a fundamental character of our thought process will wither away. The capacity for compassion and empathy is the true foundation of our civilization. But every day we see increased violence around us. At the heart of this violence is darkness, fear and mistrust. We must free our public discourse from all forms of violence, physical as well as verbal. यूँ प्रणब मुखर्जी के इस पूरे 5 साल के कार्यकाल पर नज़र डालें तो बहुत कुछ खास नहीं कहा जा सकता। यूँ बहुत सारे जो हमारे 13 राष्ट्रपति अभी तक हुए हैं, बहुत सारे ऐसे राष्ट्रपति हुए जिन्होंने अपने कार्यकाल में अमिट छाप छोड़ी है। कुछ ऐसे भी राष्ट्रपति हुए जो रबर स्टैंप बनकर रहे। प्रणवदा के पूरे कार्यकाल को हम देखें तो सबसे ज़्यादा मर्सी पिटिशन ठुकराने वाले वो अकेले राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा कई ऐसे मौके आए जहां पर प्रणब मुखर्जी की अपनी एक्सपर्टीज़ थी, वो उनका अपना क्षेत्र था, पर उन तमाम मसलों पर वो चुप रहना ही ज़्यादा भला समझते रहे। इस लिहाज से यदि कुल मिलाकर देखा जाए तो उनका कार्यकाल एक साधारण कार्यकाल कहा जा सकता है, बहुत विशिष्ट कार्यकाल नहीं है। और इसमें कहीं ना कहीं गलती ये भी रही कि जो उनके निजी सचिव जैसे लोग थे वो अपने विश्वासी तो थे, पर वो उनकी छवि न मीडिया में नहीं राजनीतिक तौर पर ऐसे बना सके कि जिससे वो ऐसा लगे कि वो बेहद ख़ास राष्ट्रपति रहे। हालांकि प्रणब मुखर्जी जिस तरह के नेता रहे हैं, जैसा उनका कार्यकाल एक नेता, एक मंत्री के तौर पर रहा है, वो हमेशा एक फर्म लीडर के रूप में जाने गए, एक बिल्कुल कड़े नेता के रूप में जाने गए, अपने काम में बिल्कुल दक्ष नेता के रूप में जाने गए। लेकिन राष्ट्रपति के रूप में प्रणब मुखर्जी बेहद शांत, शालीन और साधारण राष्ट्रपति के रूप में याद किए जाएंगे। बहरहाल आज प्रणब मुखर्जी ने ये भी कहा कि 5 साल के दौरान उन्होंने बहुत कुछ सीखा और समझा। 5 years ago, when I took the oath of office of the President of the Republic, I promised to preserve, protect and defend our Constitution, not just in word but also in spirit. Each day of these 5 years, I was conscious of my responsibility. और लगभग राष्ट्रपति भवन में रहने के दौरान लगभग 500 पाइप राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने पी है। प्रणब मुखर्जी पाइप पीने के शौकीन हैं और इस दौरान ही
पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया था। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का जब विदाई समारोह हुआ तो इस समारोह को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने भी जी खोलकर प्रणब दा की तारीफ की और उनके कार्यकाल में हुए अहम कार्यों को भी याद किया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के साथ अपने रिश्तों पर भी मोदी सहजता से बोलते रहे। उन्होंने प्रणब दा के व्यक्तित्व और उनकी सादगी का बखान किया। आज दिन में सबसे पहले प्रणब दा को सदन में एक तरह से विदाई समारोह दिया गया, जहां पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को तमाम बड़े नेताओं ने और लोकसभा अध्यक्ष ने, राज्यसभा अध्यक्ष ने और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें विदाई भाषण के साथ उनका सम्मान किया। और इसी भाषण के दौरान जब प्रधानमंत्री मोदी का मौका आया प्रणब दा को याद करने का, तो उन्होंने उन्हें एक विशिष्ट व्यक्तित्व के रूप में याद किया। ज्ञान का भंडार, सहजता, सरलता, ये चीजें किसी भी व्यक्ति को आकर्षित करती हैं। लेकिन हम दोनों का लालन पालन अलग विचारधारा में हुआ, अलग कार्य संस्कृति में हुआ। मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से बहुत आभारी हूं और मुझे विश्वास है कि उन्होंने इतनी बड़े दायित्व में मेरा मोल्डिंग में जो रोल किया है वो मुझे आने वाले जीवन में बहुत काम आने वाला है। उनकी हर बात मेरे जीवन में एक पथ प्रदर्शक के रूप में रहेगी, ऐसा मैं खुद फील करता हूं। और शायद जिन जिन लोगों ने उनके साथ काम किया उन सबको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। और कुल मिलाकर देखा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर प्रणब मुखर्जी तक तमाम जितने भी राष्ट्रपति हमारे देश के हुए हैं, लगभग 13 की संख्या है। ये 13 की संख्या में तमाम ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने अपने फैसलों से, अपनी बातों से इस देश पर अमिट छाप छोड़ी है। लेकिन यदि प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल को देखें तो उन्होंने 32 दया याचिकाओं पर फैसला किया, जिसे उन्होंने नकार दिया। सबसे ज़्यादा दया याचिकाओं को नकारने वाले वो राष्ट्रपति माने जाएंगे। इनमें से कुछ तो ऐसी भी थी जो 2000 से अटकी थी। उन्होंने इनमें से अफजल गुरु, अजमल कसाब, याकूब मेमन समेत 28 दया याचिकाएं खारिज की हैं। कसाब को 2012, अफजल गुरु को 2013 और याकूब मेमन को 2015 में फांसी दी गई। इसके अलावा यदि आप प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल को देखें तो तमाम ऐसी घटनाएं उनके कार्यकाल में हुई जो ऐतिहासिक रहीं, पर प्रणब मुखर्जी उन पर बहुत ज़्यादा आगे बढ़कर टिप्पणी करना उन्होंने उचित नहीं समझा। चाहे वो नोटबंदी का मसला हो या फिर जीएसटी लागू करने का मसला हो, सरकार के साथ साथ दिखे। प्रणब मुखर्जी ने कभी भी किसी भी सरकार की खुलकर आलोचना नहीं की और जाते जाते भी प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा ही की और इसके अलावा उन्होंने अपने कार्यकाल को संतोषजनक साबित किया। उधर 5 साल तक देश के राष्ट्रपति के पद पर रहने के बाद प्रणब मुखर्जी की इस पद से विधिवत विदाई हो गई। इसके साथ ही वो राष्ट्रपति भवन को भी अलविदा कह देंगे, जिसके बाद उनका नया ठिकाना बनेगा 10 राजाजी मार्ग। प्रणब मुखर्जी अब उस 10 राजाजी के बंगले में रहेंगे जो उनसे पहले पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का भी ठिकाना रह चुका है। राष्ट्रपति भवन से जाने के बाद प्रणब मुखर्जी के पास बेशक वो पहले जैसी शान शौकत और रुतबा तो नहीं रहेगा, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें कई ऐसी सुविधाएं मिलती रहेंगी जिसके लिए वो उत्तरदायी हैं और जिसके लिए वो एक तरह से उन्हें मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति भवन से विदाई के बाद प्रणब मुखर्जी का अगला ठिकाना 10 राजाजी मार्ग पर स्थित बंगला होगा। इस बंगले का कुल क्षेत्रफल 4498 स्क्वायर फीट है। प्रणब मुखर्जी को यह बंगला जीवन भर के लिए आवंटित किया जाएगा और इसके लिए कोई किराया नहीं देना होगा। प्रणब मुखर्जी के सहयोग के लिए 5 कर्मचारियों का स्टाफ रहेगा। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति होने के नाते उन्हें एक प्राइवेट सेक्रेटरी, एक एडिशनल सेक्रेटरी और एक निजी सहायक की सुविधा मिलेगी। कार्यालय खर्चे के रूप में प्रणब दा को सालाना 60,000 रुपए दिए जाएंगे। पद छोड़ने के बाद भी प्रणब दा को पूर्व राष्ट्रपति होने के नाते देश भर में कहीं भी मुफ्त आने जाने की सुविधा होगी। रेल, प्लेन और जहाज में वो फर्स्ट क्लास सफर कर सकते हैं और उन्हें एक सहयोगी को साथ ले जाने की छूट होगी। पूर्व राष्ट्रपति के रूप में प्रणब दा को हर महीने 75,000 रुपए पेंशन मिलेगी। इसके अलावा उन्हें जन्म भर के लिए मुफ्त चिकित्सा सुविधा भी मिलेगी। प्रणब दा को मिली बुलेट प्रूफ मर्सिडीज हमेशा उनके पास ही रहेगी।
इसके अलावा उन्हें 2 टेलीफोन मिलेंगे, जिनमें से एक इंटरनेट और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए रहेगा। एक मोबाइल फोन उनके पास होगा जिसमें ऑल इंडिया रोमिंग फ्री सुविधा रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर आज संसद के मानसून सत्र का आज का दिन भी हंगामेदार रहा। लोकसभा में गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को लेकर विपक्ष के हंगामे के बाद स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के 6 सांसदों को निलंबित कर दिया। विपक्ष की मांग थी कि प्रश्नकाल रोककर गोरक्षा के नाम पर चल रही हिंसा पर बहस कराई जाए और सरकार इसके लिए जरूरी कदम उठाए। स्पीकर ने शून्यकाल में मामला उठाने को कहा, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं हुआ। स्पीकर ने मना करने पर कांग्रेस सांसदों ने कागज के गोले आसंदी की तरफ फेंके। इसके बाद स्पीकर ने कांग्रेस के 6 सांसदों को 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होते ही कई विपक्षी दलों ने आसंदी के पास आकर गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग शुरू कर दी। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने प्रश्नकाल तुरंत स्थगित करने की मांग की और गोरक्षा के नाम पर हिंसा पर चर्चा कराने की मांग की, लेकिन लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने विपक्ष की मांग खारिज कर दी। इस पर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही है और सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। अल्पसंख्यकों, दलितों, महिलाओं और कमजोर वर्ग पर गोहत्या के नाम पर और अन्न बहाने से अत्याचार और भीड़ द्वारा हत्या, लिंचिंग की घटनाएं बार बार हो रही है, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पसंख्यक, दलित, महिलाएं और कमजोर वर्ग के लोगों को एक भय और आतंक का वातावरण में रहना पड़ा है। जुनैद खान was stabbed to death in a train in बल्लभगढ़। उसके पहले राजस्थान के अलवर में पहलू खान करके एक आदमी उसको पीट के मार दिया गया है। इसके मतलब प्रधानमंत्री के साथ उन लोग का साथ है। वो बोलता हम बोलेंगे तुम करते रहो। सारा देश में सन्नाटा छाया। विपक्षी सांसदों के हंगामे की वजह से सदन की कार्यवाही बाधित होने पर स्पीकर ने नाराजगी जताई। संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने भी कांग्रेसी सदस्यों के पेपर फेंकने को गलत बताया। जैसे सुरेश कोड़ी कन्नी ने पेपर फेंक रहा है, ये चेयर के खिलाफ बहुत बड़ा असम्मान है। मैं आपसे अर्ज करता हूं, इसके बारे में कार्यवाही करें। ये पूरा सदन इसका निंदा करती है, पूरा सदन इसका निंदा करती है। ऐसे असंसदीय व्यवहार करे, ऐसे कागज उसको चीर करके वो फेंके, इसका पूरा निंदन करते हैं और पूरा हाउस इसके खिलाफ है। इसी बीच बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने बोफोर्स को लेकर हुए नए खुलासे का मामला सदन में उठा दिया। साथ ही दोबारा मामले की जांच की मांग की। इस पर कांग्रेसी सांसद तैश में आ गए और उन्होंने कागज फाड़कर उछाल दिए। प्रभुलाल वसावा। सांसदों की इस हरकत पर स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कांग्रेस के 6 सांसदों को अनुचित व्यवहार के लिए 5 दिन के लिए निलंबित कर दिया है। जिन सांसदों को निलंबित किया गया है उनमें गौरव गोगोई, अधीर रंजन चौधरी, रंजीत रंजन, सुष्मिता देव, M.K. राघवन और के सुरेश शामिल है। विपक्ष ने लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन के इस फैसले को गलत बताया है, लेकिन इराक में भारतीयों के फंसे होने के मामले में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को बयान नहीं देना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर लोकसभा से 5 दिन के लिए निलंबित किए जाने के बाद सांसदों का कहना था कि सदन में उनकी बात नहीं सुनी जा रही थी। वो लगातार मॉब लिंचिंग के मुद्दे पर बहस कराने की मांग कर रहे थे, लेकिन सदन ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिन 6 सांसदों को लोकसभा की कार्रवाई से 5 दिनों के लिए निलंबित किया गया है, उनका कहना है कि भीड़ द्वारा पीट कर हत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार इसे लेकर उदासीन है और ऐसी घटनाओं को रोकने का उसका कोई मंसूबा नहीं है। पीएम मोदी 3 बार इस मुद्दे पर बोल चुके हैं, लेकिन लगता है कि उनकी बात का भी कोई असर नहीं हो रहा है। प्रश्नकाल को स्थगन काल करके मॉब लिंचिंग एक वाइटल मुद्दा है देश के लिए, उसके डिस्कशन के लिए नारे लगा रहे थे। अगर नारा लगाना
सस्पेंशन करना है तो सर आंखों पर। आज इस प्रकार का भय का जो एक माहौल है, नफरत का जो माहौल है, इसके खिलाफ हम केंद्र सरकार का हम जवाब चाहते थे, हम उत्तर चाहते थे। आज पुलिस प्रशासन जो चुप है, मासूमों की रक्षा नहीं कर पा रही, क्या वो गलत नहीं है? उनको ये गलत चीजें नहीं लगती और आज वो हम पे निशाना वो डांग रहे हैं। गोरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा को मुद्दा बनाते हुए विपक्ष ने लोकसभा में जमकर हंगामा किया। कांग्रेस नेताओं के हंगामे को सत्ता पक्ष ने सुनियोजित बताया। लोकसभा स्पीकर ने कहा कि राजनेताओं के इस बर्ताव को पूरा देश देख रहा है, लोकतंत्र के लिए ये ठीक नहीं है। I am therefore constrained to name Shri Gaurav Gogoi, Shri K. Suresh, Shri Adhir Ranjan Chaudhary, Srimati Ranjit Ranjan, Kumari Sushmita Dev, and Shri M.K. Raghavan under Rule 374A of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha. All the members whom I have named stand automatically suspended from the service of the House for 5 consecutive sittings. संसद में हर दिन हंगामा हो रहा है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच हर मुद्दे पर बहस हो रही है। ऐसे में जनता से जुड़े मसलों पर किसी का ध्यान नहीं है। संसद महज राजनीति का अखाड़ा बनकर रह गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। इस बीच इराक में लापता हुए 39 भारतीयों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच राजनीति तेज हो गई है। कांग्रेस विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है। इसी बीच इराक के विदेश मंत्री इब्राहिम अल एशकर जाफरी ने कहा है कि लापता हुए भारतीयों को लेकर उनके पास कोई जानकारी नहीं है। 4 दिन की यात्रा पर भारत आए जाफरी ने सुषमा स्वराज से मुलाकात की और दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच बातचीत हुई है। विपक्षी दलों का कहना है कि सुषमा स्वराज ने संसद में बयान देकर देश को गुमराह किया है। लोकसभा हंगामे के बाद इराक में लापता हुए भारतीयों को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच होने वाली जंग कुछ घंटे के लिए टल गई है। लेकिन इस बीच भारत आए इराक के विदेश मंत्री इब्राहिम अल एशकर जाफरी ने यह कहकर चौंका दिया कि लापता हुए भारतीयों के जीवित और सुरक्षित होने के बारे में उनके पास कोई जानकारी नहीं है। The concern of Her Excellency was very astonishing to me, as I admired it, and we had discussed ways on how to find out what had happened to the 39, and we would do the concerted efforts in order to, and we will do our best in order to find those 39. And we will continue that and to reach the final solution. Thank you very much. 3 साल पहले इराक के मोसूल से इन भारतीयों का आतंकी संगठन ISIS ने अपहरण कर लिया था। मोसूल को अब ISIS के कब्जे से छुड़ाया जा चुका है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अब लापता हुए 39 भारतीयों का पता लगाया जा सकता है। वहीं विपक्ष का कहना है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने देश को गुमराह किया है। सरकार ने कहा था कि लापता हुए 39 भारतीय सुरक्षित हैं और मोसूल के करीब बांदुश गांव की जेल में हो सकते हैं। कि वो लोग पहले हॉस्पिटल कंस्ट्रक्शन के काम में लगाए गए थे, बाद में खेती में लगाए गए थे और उसके बाद उनको बदूश जेल में भेज दिया गया है। लेकिन बदूश जेल में जाने के बाद कोई संपर्क उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज का नहीं है। इसलिए जब बदूश की लड़ाई समाप्त होगी और वहां क्लियरिंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद ही हमें पता लग सकेगा कि उनकी आज क्या स्थिति है, वो कहाँ है और किस हालत में है। 9 महीने चली जंग के बाद इस 9 जुलाई को इराक के PM हैदर अल अबादी ने मोसूल पहुंचकर आर्मी कमांडर्स की मौजूदगी में मोसूल को IS के कब्जे से छुड़ा लेने का ऐलान किया था। इसके बाद सरकार ने लापता भारतीयों की जानकारी लेने विदेश राज्य मंत्री VK सिंह को इराक के इरबिल भेजा था। साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद सुषमा स्वराज के बचाव में उतर आए थे। क्लैरिटी है, उनको ढूंढने का प्रयास चल रहा है। अभी कोई फाइनल स्थिति किसी के सामने नहीं आई। लापता भारतीयों में ज्यादातर पंजाब से हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने 39 परिवारों की भावनाओं से खिलवाड़ किया है और देश को गुमराह किया है। जाहिर है कि इस मामले को लेकर लोकसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भीषण संघर्ष के आसार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और इस बीच इराक के मोसूल में लापता 39 भारतीयों के बारे में गलत जानकारी देने के आरोप में बिहार के
मुजफ्फरपुर में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। याचिकाकर्ता तमन्ना हाशमी ने मुजफ्फरपुर के जिला अदालत में सुषमा पर इराक में लापता लोगों को लेकर झूठ बोलने और देश को गुमराह करने के आरोप में याचिका दी है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। गौरतलब है कि सुषमा स्वराज ने ये कहा था कि मोसूल में ही ये पता चलेगा कि कहां पर ये 39 भारतीय हैं, और जिस जेल की बात सुषमा स्वराज ने कही थी वो जेल मोसूल की लड़ाई के बाद बिल्कुल नस्तानाबूद हो गई है। ऐसे में इन 39 भारतीयों की स्थिति के बारे में सरकार को कोई स्पष्ट जानकारी नहीं थी। इसके बावजूद जब सुषमा स्वराज ने कहा कि ये 39 भारतीयों के बारे में सरकार पता लगा रही है, तो इसको गुमराह करने की कोशिश मानी गई है। बहरहाल अब इसकी जांच से ही पता चलेगा। आने वाले दिनों में हम इस बात की दुआ करते हैं कि सरकार इन 39 भारतीयों के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी देश के सामने रख सके। इसी बीच एनआईए ने कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी के साथ प्रदर्शन और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कथित तौर पर पाकिस्तान से रकम लेने के मामले में 7 कश्मीरी अलगाववादी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारों का मानना है कि इस गिरफ्तारी से अलगाववाद की विचारधारा को जबरदस्त चोट पहुंचेगी और साथ ही पत्थरबाजी की घटनाएं भी घाटी में कम होंगी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने जिन 7 अलगाववादी नेताओं को टेरर फंडिंग के आरोपों में गिरफ्तार किया है, उनमें नईम खान, फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, अल्ताफ अहमद शाह, शाहिदुल इस्लाम, अयाज अकबर, पीर सैफुल्ला और राजा महराजुद्दीन कलवल शामिल हैं। इन सभी पर कश्मीर घाटी में पत्थरबाजी के साथ प्रदर्शन और आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कथित तौर पर पाकिस्तान से रकम लेने का आरोप है। 30 मई 2017 को J&K में टेरर फंडिंग का जो मामला है उसमें एक केस रजिस्टर किया था। केस रजिस्टर करने के बाद हमने कई शहरों में बड़ी संख्या में सर्चेस कंडक्ट की थी। उसमें जो हमें एविडेंस मिला था और उसके बाद के इन्वेस्टिगेशन में जो एविडेंस आया है उसके बेसिस पर आज हम लोगों ने 6 लोगों को श्रीनगर में और 1 को दिल्ली में अरेस्ट किया है। तो कुल 7 गिरफ्तारियां हुई हैं। अल्ताफ शाह हुर्रियत के कट्टरपंथी धड़े के नेता और अलगाववादी सैयद अली गिलानी का दामाद है, जबकि शाहिद इस्लाम हुर्रियत के नरमपंथी धड़े के अध्यक्ष मीरवाइज उमर फारूक का करीबी सहयोगी है। एनआईए ने कुछ वक्त पहले श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली और हरियाणा में छापेमारी की थी और कथित तौर पर पाकिस्तान से आने वाली टेरर फंडिंग के सबूत बरामद किए थे। 2 आदमी को और इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है और एक वो तो मीरवाइज है और गिलानी। ये लोग का भी अगर आप लाइफस्टाइल देखेंगे तो एकदम आलीशान है, करोड़पति का तो लाइफस्टाइल है। कोई सेंसिबल मीन्स ऑफ इनकम नहीं, कोई आय का स्रोत नजर आवे ये नहीं है। ये बिना पैसा के वहां पर कोई उपद्रव नहीं। आप पैसा का फ्लो बंद कर दीजिए, देखिए उपद्रव बंद हो जाएगा। जो देश विरोधी गतिविधियां हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करना। देश में कानून है, अगर कानून कोई तोड़ता है और देश हित के खिलाफ सीमा पार से या कहीं से भी मदद लेके उपद्रव कराते हैं तो सरकार की एजेंसीज को अपना काम करना चाहिए। खुफिया एजेंसियां घाटी में हिंसा फैलाने के लिए की जा रही टेरर फंडिंग को रोकने के लिए सक्रिय हैं। इस सिलसिले में पिछले कुछ महीनों में कई अलगाववादियों के अनेकों ठिकाने पर छापेमारी की गई है। एनआईए को ये जानकारी भी मिली थी कि कश्मीर में अशांति फैलाने के बड़े षड्यंत्र के तहत घाटी में स्कूलों और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाने की साजिश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। उधर सीबीआई और ईडी के जाल में उलझे लालू प्रसाद यादव की खुशामद में आरजेडी के एक नेता और बिहार सरकार में मंत्री चंद्रशेखर ने चौंकाने वाला बयान दे दिया है। चंद्रशेखर ने सीबीआई और ईडी को केंद्र सरकार का कुत्ता बताया है। चंद्रशेखर के इस बयान को लेकर बीजेपी ने और कड़े तेवर अपना लिए हैं। बीजेपी ने कहा है कि जब तक इस मंत्री को बर्खास्त नहीं किया जाएगा वो बिहार विधानसभा में कामकाज नहीं होने देगी। नीतीश बाबू का धर्म संकट कम होने का नाम नहीं ले रहा। बरसों तक नीतीश के दिल के करीब रही बीजेपी रह रहकर उन्हें लालू की नजदीकियों से नुकसान गिना रही है। इस बीच आरजेडी नेता और बिहार सरकार में मंत्री चंद्रशेखर ने एक मौका और दे दिया है। चंद्रशेखर ने लालू यादव पर शिकंजा करने वाली एजेंसियों को केंद्र सरकार का कुत्ता बता दिया। किसी के लिए ईडी नहीं है, किसी के लिए सीबीआई नहीं है, मगर लालू यादव के संपूर्ण परिवार को दफना देने के लिए आईडी है, सीबीआई है
तो भाजपा के लोग यूपीए के जमाने में कहते थे कि सीबीआई तो तोता है सरकार का। अभी क्या हो गया? तोता नहीं, अभी तो कुत्ता का हाल भी नहीं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात के लिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को कोसा था और मुलाकात को वक्त की बर्बादी बताया था। वहीं तेजस्वी यादव का इस्तीफा होने तक सदन का कार्रवाई न चलने देने की धमकी भी दी थी। अब चंद्रशेखर को सरकार से निकालने की मांग भी इसमें जुड़ गई है। बीजेपी का कहना है कि वो इसे कतई स्वीकार नहीं करेगी। देश की एजेंसी है वो सीबीआई, वो उसको जो काम करना है वो अपने करते रहता है। उसको न किसी से दुश्मनी है न किसी से दोस्ती है, और जो सबूत होगा तभी काम करेगा, बिना सबूत के काम नहीं करेगा। उनको लगता है हिंदुस्तान में कहीं नहीं, जितना बिहार में वो गड़बड़ी पकड़ाया है उनका, उससे ज्यादा कहीं नहीं। सीबीआई को गाली देना बेकार। लेकिन चंद्रशेखर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे लालू जी और नीतीश बाबू का सिरदर्द बढ़ गया है। उन्हें इस बात का संतोष है कि सीबीआई और ईडी को गरियाकर उन्होंने लालू जी को उनकी वफादारी का सबूत दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। यूँ सीबीआई को खुद भी समझ में नहीं आता होगा कि वो दरअसल क्या है। कभी अपने आप को तोता बताने वाली, कभी अदालत ने कहा कि तोता है, कभी सीबीआई ने अपने आप को मजबूर कहा, और अब इस तरह के जो संबोधन सीबीआई के लिए किए जा रहे हैं। और उसके विपक्ष में जब सीबीआई को एक देशभक्त संस्थान माना जाने लगेगा तो जाहिर सी बात है कि सीबीआई के सामने अपने ही परिचय का संकट जरूर हो जाएगा। उधर पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों में पैदा हुई बाढ़ की स्थिति पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि साजिश के तहत राज्य में बाढ़ की स्थिति पैदा की गई है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने झारखंड सरकार को जिम्मेदार ठहराया गया है। और यदि ये सच है तो ये राजनीति के गिरते हुए स्तर का सबसे निचले स्तर का उदाहरण होगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि बिना किसी सूचना के पानी छोड़ दिया गया। पानी छोड़ने से पहले उनकी सरकार से कोई सलाह नहीं ली गई, नहीं उनकी सरकार को बताया गया कि पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे हजारों लोगों की जान संकट में पड़ गई है। ममता ने कहा कि पड़ोसी राज्य झारखंड का जब मन होता है तब वह पानी छोड़ देता है और इससे बंगाल की आम जनता को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये एक मानव निर्मित बाढ़ है। फिलहाल झारखंड सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और पूरा मामला जांच का विषय बन गया है। लेकिन किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण अगर ऐसा किया जा रहा है तो निश्चित ही ये जनता के साथ किया गया जानलेवा अपराध है और दो राजनीतिक दलों के बीच आम आदमी पिस रहा है, इससे यही लगता है। इससे पहले भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी झारखंड सरकार के रवैये के खिलाफ तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिख चुकी हैं। और अब उस विवाद की बात करते हैं जो आज दिन भर चर्चा में रहा। जेएनयू के वीसी जगदीश कुमार ने छात्रों में राष्ट्रवाद की भावना जगाने के लिए कैंपस में सेना का टैंक रखवाने की मांग की है ताकि छात्रों को सेना का त्याग और बलिदान याद आए। यह मांग जेएनयू में करगिल विजय दिवस मनाए जाने के दौरान की गई। इस कार्यक्रम में भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई। जगदीश कुमार ने मौके पर मौजूद केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय मंत्री और पूर्व सेना प्रमुख वीके सिंह से अपील की कि वो यूनिवर्सिटी कैंपस में टैंक लगवाने के लिए उनकी मदद करें। गौरतलब है कि पिछले साल कथित भारत विरोधी नारेबाजी के कारण जेएनयू विवादों में घिरा रहा था। मौका था जेएनयू कैंपस में करगिल विजय दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम का, जब वीसी जगदीश कुमार ने कैंपस में आर्मी टैंक रखने की मांग की। जगदीश कुमार का मानना है कि टैंक की मौजूदगी से छात्र सेना के बलिदान से प्रेरित होते रहेंगे। करगिल दिवस पर सेना के जवानों के बलिदान को याद करते हुए जेएनयू के वाइस चांसलर ने कहा कि भारतीय सेना के टैंक की मौजूदगी से यूनिवर्सिटी से गुजरने वाले छात्रों को हमेशा भारतीय सेना के त्याग और बहादुरी की याद आती रहेगी। जगदीश कुमार का कहना था कि कैंपस में टैंक रखवाने का ख्याल उनके जहन में पहली बार तब आया जब पिछले साल 9 फरवरी को यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों की तरफ से राष्ट्र विरोधी नारे लगाने का आरोप लगा था। जेएनयू और हमारा देश में जो डिफेंस एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके बीच में बहुत लॉन्ग स्टैंडिंग एसोसिएशन है। दिस इज एक्चुअली टू इंडिकेट द स्ट्रॉन्गर बॉन्ड एंड रिलेशनशिप between our alumni who are from the defense academic institutes and the JNU. करगिल विजय दिवस के इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और वीके सिंह के अलावा क्रिकेटर गौतम गंभीर, मेजर जनरल जीडी बख्शी और लेखक राजीव मल्होत्रा मौजूद थे।
कार्यक्रम के दौरान यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट से कन्वेंशन सेंटर तक 2200 फीट लंबे तिरंगे के साथ एक तिरंगा यात्रा भी निकाली गई। जेएनयू के शिक्षकों और छात्रों ने करगिल के शहीदों के परिजन और पूर्व सैनिकों के संगठन वेटरन्स इंडिया के सदस्यों के साथ 2200 फुट लंबा तिरंगा मार्च निकाला। इस मौके पर करगिल में शहीद हुए सैनिकों के परिवार की महिला सदस्यों को सम्मानित किया गया। जेएनयू के कुलपति एम जगदीश कुमार ने कार्यक्रम को ऐतिहासिक करार दिया और कहा कि ये थल सेना और देश के अन्य सुरक्षा बलों के बलिदान को याद रखने के लिए एक अहम दिन है। वहीं वाम दलों ने जेएनयू कैंपस में टैंक की मांग पर सवाल उठाए हैं। इट इज एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, इट इज एन इंस्टीट्यूशन फॉर लर्निंग, इट इज नॉट एन आर्मी स्टेशन और battalions do not stay in JNU campus. पिछले साल 9 फरवरी को संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरु को फांसी दिए जाने के 3 वर्ष पूरे होने पर लेफ्ट विचारधारा के छात्रों के समूह ने साबरमती हॉस्टल के सामने अफजल गुरु और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के को-फाउंडर मकबूल भट्ट की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में वामपंथी विचारधारा के छात्र शामिल हुए थे। साथ ही जेएनयू छात्र संघ का अध्यक्ष कन्हैया कुमार और उपाध्यक्ष इसमें उपस्थित थे। इनका उद्देश्य भारत की न्यायिक व्यवस्था पर चर्चा करना था। इस कार्यक्रम को प्रशासन द्वारा पहले इजाजत मिल गई थी, लेकिन एबीवीपी की शिकायत के बाद जेएनयू प्रशासन ने अनुमति वापस ले ली। अनुमति नहीं मिलने के बावजूद वाम संगठनों ने इस कार्यक्रम को जारी रखने का फैसला किया, लेकिन एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। बढ़ते तनाव के बीच कुछ छात्रों ने राष्ट्र विरोधी नारे तक लगा दिए। ये कार्यक्रम उस समय विवाद का कारण बन गया जब कैंपस के अंदर भारत की बर्बादी, तुम कितने अफजल मारोगे, घर घर से अफजल निकलेगा और पाकिस्तान जिंदाबाद जैसे नारे लगने लगे। कन्हैया कुमार और उसके साथी छात्रों को इसके लिए जेल भी जाना पड़ा। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर जेएनयू कई बार विवादों में रहा है और ये शायद हर किसी को समझना चाहिए कि देश से बड़ा कुछ नहीं है। वीसी जगदीश कुमार जेएनयू में टैंक रखाकर शायद छात्रों को यही संदेश देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन। ये कविता है, 2 में से तुम्हें क्या चाहिए, कलम या की तलवार। और इस वक्त वो भी याद आता है कि एक ऐसा शिक्षण संस्थान जहां विचारों की आज़ादी होनी चाहिए, अतिवादिता नहीं। बेशक ऐसे में जब हम अतिवादी विचारों को स्थान नहीं देते तो क्या टैंक रखवाने जैसा विचार भी अतिवाद की ओर नहीं बढ़ाता? कोई शिक्षण संस्थान जहाँ पर बात कलम की होनी चाहिए, जहाँ स्वतंत्र विचारों की बात होनी चाहिए, जहाँ निष्पक्ष विचारों की बात होनी चाहिए, वहाँ टैंक रखाकर क्या वाकई हम देशभक्ति को जगा पाएंगे? इससे कहीं ज़्यादा अच्छा नहीं होता कि हम ये कहते कि अच्छे साहित्य की रचना की जाए, अच्छे रिसर्च के लिए माहौल बनाया जाए और ऐसे अतिवादी विचार जो देश को बांटते हों, उन विचारों को लगाम लगाने के लिए उनसे भी बेहतरीन विचारों को सामने रखा जाए तो शायद ज़्यादा एक सशक्त कदम होता, ज़्यादा अच्छा कदम होता। थियानमेन चौक हमें याद है जहां छात्रों की जो क्रांति थी उसे दबाया गया था टैंकों के द्वारा। टैंक कभी भी देशभक्ति का स्वरूप हो सकते हैं, इसको लेकर कईयों के मन में शक ज़रूर होगा और यही शक ऐसा है जो इस बात पर बहस पैदा करता है कि शिक्षण संस्थान के लिए कलम ज़रूरी है कि टैंक। बहरहाल ये बात हम सभी सोचते रहेंगे और आने वाले पीढ़ियों के लिए भी सोचेंगे कि वो चुने अपने स्वतंत्र विचारों से या अतिवादी विचारों में वो क्या चुनना चाहते हैं। लेकिन इस बीच हम देश के एक और समस्या की बात कर लेते हैं। ये प्राकृतिक आपदा है जिसे हम अभी तक पार नहीं पा सके हैं। असम, यूपी, बिहार और उड़ीसा के बाद अब देश के पश्चिमी राज्यों में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश के चलते हालात बेहद ख़राब हो गए हैं। गुजरात में बारिश और बाढ़ से अब तक 72 लोगों की मौत हो गई है। राहत और बचाव के काम में वायुसेना और एनडीआरएफ की टीमें जुटी हुई हैं। हालात को लेकर सीएम विजय रूपाणी ने आपात बैठक की है गुजरात में हालात सबसे ज़्यादा बुरे हो रहे हैं। इसमें एयरफोर्स, सेना और एनडीआरएफ के अधिकारी भी मौजूद रहे। उधर महाराष्ट्र की यदि बात करें तो महाराष्ट्र और राजस्थान दोनों में भी कई हिस्सों में बारिश और बाढ़ से हाल बेहाल हुआ है। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी उफान पर है, यहाँ प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। राजस्थान में भी कई नदी नाले उफान पर हैं। राज्य में बारिश से प्रभावित इलाकों के कई स्कूलों में सोमवार को छुट्टी कर दी गई। उधर असम और उत्तर पूर्वी राज्यों में भी बाढ़ से हालत बेहद ख़राब है
उत्तर प्रदेश और बिहार का कई इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं। इसी बीच ममता बनर्जी ने भी बंगाल में बाढ़ आने की सूचना दे दी है और इसके लिए उन्होंने कहा है कि ये मानव निर्मित है, क्योंकि झारखंड ने शैतानी करते हुए बिना बताए पानी छोड़ दिया है। गुजरात के कई जिलों में लगातार बारिश की वजह से बाढ़ आ गई है। सैकड़ों लोग अलग अलग जगहों पर फंसे हैं। कई इलाकों में 10 इंच से ज्यादा बारिश हुई है, जिससे राज्य में 10 हाईवे और 65 सड़कें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। सौराष्ट्र के सुरेंद्रनगर, राजकोट, मोरबी, अमरेली, जूनागढ़, गीरा और सोमनाथ जिलों के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। इसके अलावा उत्तरी गुजरात के बनासकांठा, साबरकांठा जिले और दक्षिण गुजरात के वलसाड जिले में कल दिन भर जमकर बारिश हुई है और यहाँ के निचले इलाके पानी में डूब गए हैं। मौसम विभाग ने अभी 2 दिन और बारिश होने की संभावना जताई है। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए वायुसेना और एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। बनासकांठा में वायुसेना के 4 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं। इसके चलते एहतियातन 1000 लोगों को निचले इलाकों से सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। चोटीला सहित पूरे जिले में हालत खराब है। 19 स्टेट हाईवे समेत 121 मार्गों पर गाड़ियों की आवाजाही बंद हो गई है। सौराष्ट्र के मोरबी में रविवार को 3 रेल कर्मियों को सुरक्षित बचाया गया। ये लोग रेलवे स्टेशन के करीब पटरी पर फंसे हुए थे। इसी तरह मालिया स्थित आशा किरण हॉस्टल में फंसी 27 छात्राओं को भी सुरक्षित निकाला गया। वहीं महाराष्ट्र के नासिक में 24 घंटे में 284 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। नासिक में हो रही बारिश की वजह से गोदावरी नदी उफान पर है। प्रशासन ने यहां हाई अलर्ट जारी किया है। यहां का गंगापुर डैम 80% भर गया है। कोल्हापुर में भी भारी बारिश के चलते कसारी नदी में बाढ़ आ गई। महाराष्ट्र के आंबेवाड़ी गांव के नजदीक एक BMW कार पानी में बह गई। कार सवार समय रहते उतर गए थे। राजस्थान के जोधपुर, बाड़मेर और पाली में 8 इंच तक बारिश हुई। जालोर में भी बारिश नहीं थम रही। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में भी बारिश जारी है। भोपाल में रविवार को भी रिमझिम बारिश हुई। इंदौर, उज्जैन और सागर संभागों के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हुई। वहीं साउथ वेस्ट मानसून के एक्टिव होने से दिल्ली और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, इलाहाबाद, रामनगर, सीतापुर, फैजाबाद, शिकोहाबाद, बहराइच और सिकंदरा समेत कई हिस्सों में जोरदार बारिश से तापमान में गिरावट आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो इस समय देश भर का करीब आधा हिस्सा बारिश और बाढ़ की वजह से बेहाल है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक ढीला रवैया, लाल फीताशाही और सरकारी अनदेखी देश में बाढ़ की सबसे बड़ी वजह है और हर साल बाढ़ पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, पर इसके बचाव में भ्रष्टाचार ज़्यादा होता है। नहरों की देखभाल नहीं ढंग से की जाती और साथ ही बाढ़ को लेकर सरकारी उपेक्षा हर साल लाखों लोगों की जानें ले लेती है। कैसे, देखिए रिपोर्ट। संसद में शुक्रवार को पेश की गई नियंत्रणक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग रिपोर्ट के मुताबिक देश में 329 मिलियन हेक्टेयर कुल जमीन में से 45.64 मिलियन जमीन पर बारिश के दिनों में बाढ़ का खतरा रहता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना की रिपोर्ट के मुताबिक 2007 से 2012 के दौरान 7.55 मिलियन हेक्टेयर जमीन पर बाढ़ का खतरा रहा और इस दौरान बाढ़ की वजह से 1560 लोगों की मौत हुई। बाढ़ की वजह से इस दौरान कुल 1800.55 करोड़ रुपए की संपत्ति का नुकसान हुआ। कैग रिपोर्ट में इसकी वजह बताते हुए कहा गया है कि जिन प्रोजेक्ट और डिजाइन को वक्त रहते लागू हो जाना चाहिए था, वह जब तक इस योजनाओं के लिए पैसा जारी किया गया तब तक निष्प्रभावी हो चुके थे। 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो टेलीमेट्री स्टेशन स्थापित किए जाने थे वह चालू ही नहीं हो सके, जिसकी वजह से बाढ़ के खतरे के बारे में पूर्व अनुमान लगाना भी मुमकिन नहीं हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सीमावर्ती इलाकों में जो रिवर मैनेजमेंट एक्टिविटीज के तहत प्रोजेक्ट शुरू होने थे, उन्हें पूरे किए जाने में बहुत देरी हुई। इमरजेंसी एक्शन प्लान के तहत भी सिर्फ कुछ ही बड़े डैम तैयार किए गए। CAG ने अपनी रिपोर्ट को साल 2007 से लेकर साल 2016 के बीच के सर्वे के आधार पर तैयार किया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 206 फ्लड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, 38 फ्लड फोरकास्टिंग स्टेशन, 49 रिवर मैनेजमेंट एक्टिविटी के साथ ही सीमावर्ती इलाकों के प्रोजेक्ट और 68 बड़े डैम जो कि 17 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में बने हुए हैं, उनका निरीक्षण किया है। CAG की रिपोर्ट के मुताबिक 4 राज्यों में ऐसे 48 प्रोजेक्ट रहे हैं जिनको तैयार करने के लिए जो पैसा जारी होना था, उसकी पहली लिस्ट जारी होने में ही 221 महीने की देरी हुई।
610.92 करोड़ रुपए की रकम, जिस पर 18.30 करोड़ रुपए ब्याज बनता है, वह राज्य सरकार से वसूला जाना चाहिए था, क्योंकि ये वो पैसा था जो केंद्र ने राज्य सरकार को दिया था। लेकिन 15 दिनों के बाद भी वह पैसा राज्य सरकार की ओर आगे जारी नहीं किया गया। ऐसे में वह पैसा वापस लिया जाना चाहिए था। 5 राज्यों के 6 प्रोजेक्ट के लिए जारी किए गए 171.28 करोड़ रुपए का इस्तेमाल 7 महीने बीत जाने पर भी नहीं हुआ और वह पैसा यूं ही पड़ा रहा। वहीं बिहार उत्तराखंड के 2 प्रोजेक्ट्स के लिए 19.99 करोड़ रुपए का अतिरिक्त पैसा भी जारी किया गया। 17 प्रदेश और केंद्र शासित राज्यों में से 8 में फ्लड मैनेजमेंट का काम सही ढंग से शुरू ही नहीं हुआ। इतना ही नहीं, इनको लेकर कोई गाइडलाइन भी तैयार नहीं की गई। कई मामले ऐसे भी सामने आए जहां 10 महीने से लेकर 13 साल तक की देरी देखने को मिली। और आप समझ सकते हैं कि इसी वजह से बाढ़ की विपदा हम हर साल इसका सामना करते हैं और हर साल करोड़ों का नुकसान उठाते हैं और लाखों का जान माल का नुकसान होता है। और इसी बीच अब जबकि उड़ीसा में भी बाढ़ आई हुई है, एक बार फिर से अपने स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही की वजह विवादों में है उड़ीसा सरकार। उल्लेखनीय है कि गर्भवती महिला को सरकारी एम्बुलेंस सड़क पर पेड़ गिरने से जाम हुए रास्ते के वजह से बीच में छोड़कर चली गई। गर्भवती महिला को उसके परिजन 16 किलोमीटर दूर कालाहांडी जिले के एक सरकारी अस्पताल में बांस से लटका कर ले गए। मामला लांजीगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत लोचनापुर में कंसाबुंदेल गांव का है। गर्भवती महिला सिंगरी माझी ने एक लड़की को जन्म दिया था। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे बाढ़ के बीच भी एक बांस से लटकाकर इस गर्भवती महिला को लगभग 16 किलोमीटर दूर उसके परिजन अस्पताल ले गए और दोनों की हालत हालांकि अभी ठीक है, लेकिन इस गांव में कुछ दिन पहले ही एम्बुलेंस की सुविधा के ना होने के चलते गर्भवती महिला मलाढ़ी माझी को भी स्ट्रेचर पर उसके परिजन ने अस्पताल पहुंचाया था, लेकिन महिला के बच्चे को जन्म देने से पहले ही गर्भ में ही उसकी मौत हो गई थी। और शायद भारत की सफलता और भारत को तभी सबसे आधुनिक जाना जाएगा जब ऐसी तस्वीरें हम देखना बंद कर दें। बहरहाल और भी खबरें हैं, देखिए नेशनल टॉप 5 में। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दुनिया भर के नेताओं के साथ दोस्ती के बावजूद पाकिस्तान और चीन के साथ अपने मुद्दों पर भारत अंतर्राष्ट्रीय समर्थन हासिल करने में नाकाम रहा है। उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना केंद्र और महाराष्ट्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का हिस्सा है। टोल प्लाजा पर माननीयों के लिए अलग वीआईपी लेन बनाने के आदेश को यूपी सरकार ने वापस ले लिया है। इस मामले पर नया नोटिफिकेशन जारी किया गया। इससे पहले योगी सरकार ने सांसदों, विधायकों और मंत्रियों के लिए अलग से टोल प्लाजा पर वीआईपी लेन बनाने की बात कही थी। सीमा सड़क संगठन अरुणाचल प्रदेश में 4170 मीटर ऊंचे सेला दर्रा से गुजरने वाली 2 सुरंगों का निर्माण करेगा, जिससे तवांग से होकर चीन की सीमा तक की दूरी 10 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। भारी बर्फबारी के बाद जब सड़क संपर्क टूट जाएगा तो ये सुरंगें भारतीय सेना के लिए वरदान साबित होंगी। जम्मू कश्मीर पुलिस के डिप्टी एसपी अयूब पंडित की हत्या के मामले में अब तक 20 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इन लोगों के पास डीएसपी की पिस्तौल और दूसरे सामान भी बरामद किए गए। आईजी मुनीर खान के मुताबिक अभी और गिरफ्तारियां की जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई के पूर्व प्रेसिडेंट एन श्रीनिवासन और पूर्व वाइस प्रेसिडेंट को बोर्ड की 26 जुलाई को होने वाली स्पेशल जनरल मीटिंग में शामिल न होने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसडीएम में सिर्फ स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के अफसर ही शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट पहले भी इन दोनों को इस बारे में नोटिस जारी कर चुका है। इस मामले की सुनवाई जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई वाली बेंच ने की है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को एक कार्यक्रम के दौरान बिल्डर्स को कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी थी। इसके 24 घंटे के भीतर ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र के बड़े बिल्डर ग्रुप आम्रपाली पर योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई कर भी दी है। दादरी तहसील का 4 करोड़ रुपए का लेबर सेस नहीं चुकाने पर आम्रपाली ग्रुप के 2 बड़े अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें उनके एमडी और सीईओ हैं। गिरफ्तार अधिकारियों में आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा के दामाद और ग्रुप के सीईओ ऋतिक सिन्हा के अलावा निदेशक निशांत मुकुल भी शामिल है। एसडीएम दादरी की छापेमारी के बाद आम्रपाली के हेड ऑफिस को भी सील कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि आम्रपाली पर करीब 1 साल के से 4 करोड़ रुपए के लेबर सेस की देनदारी है।
तमाम नोटिसों के बावजूद इसे चुकता नहीं किए जाने पर एसडीएम दादरी की तरफ से सख्त एक्शन लिया गया है। इसके बाद कोर्ट ने दोनों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। बताया जा रहा है कि ग्रेटर नोएडा में बायर्स को समय से फ्लैट नहीं देने पर आम्रपाली के सीएमडी अनिल शर्मा के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज हुई है। नोएडा के डिस्ट्रिक्ट लेबर डिपार्टमेंट ने करीब 7 अन्य बिल्डर्स के खिलाफ भी आरसी जारी कर रखी है। ऐसे में आने वाले दिनों में दूसरे बिल्डर्स की गिरफ्तारी भी लगभग तय मानी जा रही है और एक के बाद एक अब कार्रवाइयों का दौर शुरू हो गया है। इनको डिप्टी लेबर कमिश्नर कोर्ट से एक साल पहले लगभग इनको आरसी जारी की गई थी। बार बार इनको बताया गया, हम लोगों ने ड्रम बीटिंग भी करवाई थी इनके ऑफिस में जाकर के कि आपको 48 घंटे का टाइम दिया था, बट वो 48 घंटे 2 दिन के टाइम से उसके बाद भी कम से कम 1 महीने बाद तक इन्होंने कुछ भी इनका रिस्पांस नहीं आया। तो उस रिस्पांस ना आने की वजह से फिर इन पे लीगल एक्शन हम लोगों को करना पड़ा। उधर देश के सबसे बड़े तेल भंडार मंगला में कंपनी अधिकारियों की मिलीभगत से हजारों लीटर कच्चा तेल चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पुलिस ने अधिकारियों की मिलीभगत से चल रहे तेल के इस खेल का खुलासा किया है, जिसके बाद कंपनी में हड़कंप मचा हुआ है। बाड़मेर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित देश के सबसे बड़े इस तेल भंडार में कच्चे तेल का ये काला कारोबार तेल टैंकरों में लगे जीपीएस में हेरफेर से चलता था। देश के सबसे बड़े तेल भंडार मंगला से कर्मचारियों की मिलीभगत से हजारों लीटर कच्चा तेल चोरी होने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। खबरों के मुताबिक बाड़मेर में स्थित देश के सबसे बड़े तेल भंडार मंगला में कार्यरत कंपनी कर्मचारियों की मदद से हजारों लीटर कच्चे तेल की चोरी हो रही थी, लेकिन पुलिस ने पिछले 3 साल से चल रही इस चोरी को पकड़ लिया। कच्चे तेल का यह काला कारोबार हर महीने लाखों रुपए का था। इस चीज को लेके मुकदमा दर्ज होता है 56 नंबर 420, 407 और 120 बी में नागाना थाने में, जिसमें कि मौके से ड्राइवर सत्ताराम और उसका सहायक धर्माराम उनको अरेस्ट किया जाता है। उसकी पूछताछ के बाद काफी कुछ खुलासे हुए। खेत सिंह की प्याऊ, जो कि ये मेन NH 15 पे ही है, वहां पे एक फैक्ट्री है जिसमें हम ये अनलोड करते थे। बाड़मेर जिला मुख्यालय से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित देश के सबसे बड़े इस तेल भंडार मंगला में प्रतिदिन लाखों बैरल कच्चे तेल का उत्पादन होता है। खबरों के मुताबिक तेल टैंकरों में लगने वाले जीपीएस सिस्टम को कर्मचारियों की मदद से हटाकर दूसरे वाहनों में फिट कर दिया जाता था। ये वाहन उसी रूट पर जिस पर टैंकरों का जाना होता था धीमी गति से चलते रहते थे, जबकि तेल से भरे टैंकर तेजी से उस जगह तक पहुंचते थे जहां उन्हें कच्चे तेल को बीच रास्ते में उतारना होता था। सारा खेल खत्म होने के बाद जीपीएस को दोबारा टैंकरों में फिट कर दिया जाता था और इस तरह कच्चे तेल का काला खेल चलता रहता था। शक होने पर जब कंपनी ने पुलिस से इसकी शिकायत की तो पूरी तह में जाने के बाद इस मामले का पर्दाफाश हुआ। अब पुलिस के रडार पर वो लोग हैं जो इस गोरख धंधे में लिप्त हैं और कंपनी को करोड़ों का चूना लगा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। दिल दहला देने वाली निठारी कांड के एक और मामले में गाजियाबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोहली और मनिंदर सिंह पंढेर को फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने युवती का अपहरण करने के बाद दुष्कर्म और हत्या के मामले में 10 साल चली सुनवाई के बाद सजा का ऐलान किया है। पिछले हफ्ते कोर्ट ने दोनों को दोषी करार दिया था। सुरेंद्र कोहली को निठारी कांड के 8वें मामले में दोषी करार दिया गया है, जबकि कोठी के मालिक मनिंदर सिंह पंढेर पर दूसरे मामले में दोष साबित हुआ है। एक मामले में 2009 में पंढेर और कोहली को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इस मामले में पंढेर को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया था और मामला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। खुली अदालत में फैसला सुनाने के दौरान एक तरफ जहां सुरेंद्र कोहली कटघरे में खड़ा होकर ध्यान से आदेश सुनता रहा, वहीं दूसरी तरफ दोषी करार दिए जाते ही मनिंदर सिंह पंढेर फपक पड़ा। कोहली ने अदालत से बाहर निकलते ही निर्णय को एक तरफा बताया, कहा कि उसे सुना नहीं गया। फैसले के दौरान पीड़ित या आरोपी किसी भी ओर से कोई करीबी मौजूद नहीं रहा। उधर सुप्रीम कोर्ट ने आज अलगाववादी नेता यासीन मलिक समेत कुछ और लोगों के खिलाफ जांच करने और उन पर मुकदमे चलाने की अपील की एक याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका में 1989-90 में 700 से अधिक कश्मीरी पंडितों की हत्या समेत अन्य अपराधों के लिए मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। प्रधान न्यायाधीश JS खेहर और जस्टिस DY चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि करीब
27 साल बीत गए हैं और हत्या, आगजनी और लूटपाट के उन मामलों में सबूत इकट्ठा करना बेहद मुश्किल होगा जिनके कारण घाटी से कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर पलायन हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप पिछले 27 साल तक बैठे रहे, अब हमें बताइए कि सबूत कहां से आएंगे। रूट्स ऑफ कश्मीरी संगठन की ओर से पेश वकील ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को घाटी से अपने घर छोड़कर जाना पड़ा और वे जांच में शामिल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि देरी हुई, लेकिन न तो केंद्र, न राज्य सरकार, न ही न्यायपालिका ने जरूरी कार्रवाई की तरफ पूरा ध्यान दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप ये मांग सुर्खियों में आने के लिए कर रहे हैं, इसमें कोई सबूत इकट्ठा नहीं हो सकेगा। उधर डोकलाम मुद्दे पर चीन की गीदड़ भभकी कायम है। चीनी मीडिया के बाद अब चीन की सेना ने भारत को युद्ध की धमकी दे दी है। चीन की सेना के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन डोकलाम में सेना की संख्या बढ़ाएगा। प्रवक्ता ने कहा कि चीन की सेना को हिला पाना मुश्किल है। चीनी सेना की तरफ से ये भी कहा गया है कि चीन किसी भी कीमत पर अपनी संप्रभुता और सुरक्षा की रक्षा करेगा और इसको ध्यान में रखते हुए चीन किसी भी हाल में डोकलाम से नहीं हटेगा। और इसी तनातनी के बीच आज के इतिहास की बात कर लेते हैं। आज का दिन ऐतिहासिक रूप से क्यों महत्वपूर्ण है, जानते हैं। देश की बात का सफर यहीं। नमस्कार, देखते रहिए एपीएन।